घना बोझिल अंधेरा। सोचिए, एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता और उस पर एक पुरानी जीप हिचकोले खाती हुई जा रही है। अंदर दो लोग हैं, रेखा और आमिर। ये कोई घूमने फिरने वाले नहीं है, नहीं, ये तो YouTube पर हॉरर व्लॉग बनाते हैं। किसी सनसनीखेज कहानी की तलाश में निकले हैं और उनकी मंजिल एक बदनाम सी वीरान जगह, नीलिमा कॉटेज। एक ऐसी जगह जिसके नाम से ही आसपास के गांव वाले भी थोड़ा यूं कहें कि डरते हैं। कहते हैं उस कॉटेज के पास जो जंगल है ना, वहां रात को अजीब चीजें होती हैं। एक पुरानी कहावत भी है जो लोग दबी जुबान में सुनाते हैं कि रात के सन्नाटे में पेड़ों से किसी के सांस लेने की आवाज आती है और जो इसे ध्यान से सुन लेता है वो फिर कभी कुछ और नहीं सुनता, वो खुद आवाज बन जाता है। सुनने में तो ये किसी पुरानी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना, पर सवाल ये क्या ये सिर्फ एक वहम है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि ऐसी कहानियाँ, ऐसी लोक कथाएं हमें कैसे खींचती हैं अपनी तरफ। ये अक्सर हमारे अंदर का डर, हमारी वो एक क्या कहते हैं आदिम जिज्ञासा, उसको कुरेदती है, उस अनजाने की तरफ इशारा करती हैं जिससे हम डरते भी हैं पर जिसे जानने की तलब भी होती है। आवाज बन जाना, इसका असल मतलब क्या हो सकता है? ये अपने आप में एक पहेली है, एक अंधेरी पहेली। बिल्कुल, और आज हम इसी पहेली के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो कहानी है उसके हर मोड़ को, हर साए को देखेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि नीलिमा कॉटेज के उस वीराने में रेखा और आमिर के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या वो उस आवाज का राज जान पाए या कहानी के आखिर में वो खुद ही वो राज बन गए? चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है नीलिमा कॉटेज में उनकी पहली रात से। बाहर घना अंधेरा, जंगल की वो अजीब सी आवाजें और अंदर कॉटेज की पुरानी लकड़ियों के चरमराने के बीच रेखा को कुछ और भी सुनाई देता है। एक धीमी सी आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती है, साफ होती है, किसी औरत की गहरी थकी हुई सांसें। लेकिन सिर्फ थकान नहीं, उसमें एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हंसी और दर्द एक साथ मिल गए हों। माहौल एकदम भारी हो गया, हवा में डर तैरने लगा। रेखा जो हॉरर व्लॉगर है, हर पल को कैमरे और रिकॉर्डर में कैद करने की आदी है, फौरन अपना साउंड रिकॉर्डर निकालती है। शायद सबूत के लिए या शायद ये समझने के लिए कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है किसकी। वो रिकॉर्डर ऑन करके रख देती है। बाद में जब वो हिम्मत करके उस रात की रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में डिवाइस ने जंगल की आवाज़ों के साथ एक और आवाज़ पकड़ी थी, एक फुसफुसाहट बिल्कुल कान के पास, जो कह रही थी, मुझे जला दो, मुझे इस कैद से आज़ाद करो, वरना तुम भी मैं बन जाओगे। ये शब्द जैसे उसकी रीढ़ में उतर गए। ये क्या था? कोई चेतावनी, कोई मदद की पुकार या कोई भयानक भविष्यवाणी? ये संदेश, ये बहुत मायने रखता है। इसके दो हिस्से हैं और दोनों के गहरे मतलब हैं। पहला, मुझे जला दो, ये साफ तौर पर एक विनती है, मुक्ति की, किसी बंधन से, किसी पीड़ा से छूटने की इच्छा। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, वरना तुम भी मैं बन जाओगे, वो सीधा उस पुरानी कहावत से जुड़ता है, जो सुन लेता है वो खुद आवाज बन जाता है। तो ये सिर्फ चेतावनी नहीं लगती, अब ये एक तरह की भविष्यवाणी है, एक श्राप जैसा। पर सवाल ये है, ये मैं कौन है और कोई दूसरा इंसान वो कैसे बन सकता है? क्या ये वजूद मिट जाने का डर है या किसी अनदेखी ताकत के कब्जे का संकेत? ये बहुत ही अशुभ है। हाँ बिल्कुल। अगली सुबह थोड़ी राहत तो लाई, लेकिन वो बेचैनी बनी रही। तभी उनकी मुलाकात होती है मालती से। वो खुद को कॉटेज की केयरटेकर बताती है। देखने में बिल्कुल साधारण, बूढ़ी औरत, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, कमर झुकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उम्र की थकान नहीं, बल्कि एक गहरी, स्थिर और थोड़ी सी अजीब सी लाल चमक, जैसे अंधेरे में कोई अंगारा सुलग रहा हो। वो ज्यादा बोलती नहीं, पर उसकी खामोशी में भी सुकून नहीं था। उसके होने से ही हवा में एक तनाव सा महसूस होता था। और फिर उस रात जो हुआ, उसने आमिर को तो जैसे हिला ही दिया। देर रात उसे खिड़की के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा तो बाहर लॉन में मालती खड़ी थी, लेकिन
लेकिन ये वो बूढ़ी झुकी हुई मालती नहीं थी जिससे वो सुबह मिला था। ये औरत हैरान करने वाली हद तक जवान और खूबसूरत थी। चेहरे पर एक भी शिकन नहीं और आंखों की वो लाल चमक अब और भी तेज थी। आमिर को लगा शायद वो सपना देख रहा है। उसने पलकें झपकाईं, पर नहीं, वो वहीं खड़ी थी, चांदनी रात में, रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से सुंदर। ये कैसे हो सकता था? दिन की बूढ़ी मालती और रात की ये जवान औरत, क्या ये दो अलग लोग थे या एक ही वजूद के दो रूप? मालती का ये रूप बदल रहा है। ये कहानी को एक बिल्कुल नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले आता है। दिन में एक साधारण सी बूढ़ी औरत और रात में एक अलौकिक सुंदरी। ये किसी वहम या नजर के धोखे से कहीं ज्यादा गहरा है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या ये उस जगह की हवा का असर है या मालती खुद ही कोई ऐसी हस्ती है जो रूप बदल सकती है? ये दोहरापन, ये विरोधाभास नीलिमा कॉटेज के रहस्य को और भी उलझा देता है। अब डर सिर्फ बाहर से नहीं, उस इंसान से भी जुड़ गया है जो उनके इतने करीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केयरटेकर ही असली खतरा हो? हाँ, रेखा को भी मालती पे शक होने लगा था। आमिर की बात और रात की वो डरावनी फुसफुसाहट उसे चैन नहीं मिल रहा था, तो उसने फैसला किया कि वो खुद छानबीन करेगी। वो जंगल के उस हिस्से की तरफ गई जहां से रात को वो सांसों जैसी आवाजें आती महसूस हुई थीं। जंगल अंदर जाकर और भी घना और डरावना होता जा रहा था, और फिर पेड़ों के बीच उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसका खून जम गया। सच में? पुराने घने पेड़ों की निचली डालियों से पतले, लगभग ना दिखने वाले धागों से बंधी हुई दर्जनों कांच की छोटी छोटी पुरानी बोतलें लटक रही थीं। हवा चलती तो वो धीरे धीरे टकराती, एक अजीब सी धीमी खनक पैदा करती। ये नज़ारा बहुत ही अजीब और डरावना था। रेखा हिम्मत करके एक पेड़ के पास गई। उसने एक बोतल को ध्यान से देखा। वो खाली नहीं थी। उसके अंदर कुछ धुंधला सा था, भाप जैसा जमा हुआ, जैसे किसी ने इसमें अपनी आखिरी सांस फूंक दी हो। और तब उसे एहसास हुआ, हर बोतल में यही था, किसी की कैद की हुई सांस। अनगिनत बोतलें, अनगिनत सांसें पेड़ों पर एक भयानक फसल की तरह लटक रही थीं। वो जगह किसी कब्रिस्तान जैसी थी, बस कब्रें जमीन में नहीं, हवा में झूल रही थीं। और यहीं पर, उसी खौफनाक मंजर के बीच, नीलिमा कॉटेज का असली घिनौना राज खुलता है। ये बोतलें और उनमें कैद सांसें, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये मालती के वजूद का, उसकी शक्ति का स्रोत है। मालती जो केयरटेकर होने का नाटक कर रही थी, असल में वो एक यक्षिणी है। यक्षिणी? हाँ, यक्षिणी। भारतीय लोक कथाओं में जिक्र आता है ऐसे शक्तिशाली अलौकिक प्राणियों का। ये सांसें उन बदनसीब लोगों की हैं जो कभी इस कॉटेज के चक्कर में फंसे और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाए। मालती ने उनकी आखिरी सांस, उनकी जीवन ऊर्जा इन बोतलों में कैद कर ली। देखो, लोक कथाओं में अक्सर ऐसी यक्षिणियों का जिक्र मिलता है जो इंसानी जीवन ऊर्जा या कहो प्राणवायु सोख कर अपनी ताकत और जवानी बनाए रखती हैं। कहानी के हिसाब से मालती हर पूर्णिमा की रात इन बोतलों में से एक को खोलकर उसमें कैद सांस पी लेती थी, और वो जीवन ऊर्जा उसे उसका खोया हुआ यौवन लौटा देती थी। उसे फिर से वैसा ही जवान और खूबसूरत बना देती थी जैसा आमिर ने रात में देखा था। वो बूढ़ी औरत का रूप तो बस एक मुखौटा था, दुनिया को धोखा देने का तरीका। ये बोतलें, ये सांसें, मालती की जवानी, उसका बुढ़ापा, ये सब एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा है। अब सोचो, वो कहावत आवाज बन जाना कितनी डरावनी लगती है। क्या उन बोतलों में कैद लोग ही वो आवाज थे? ओहो, और फिर स्थिति तब और बिगड़ गई जब रेखा को लगा कि आमिर अब पहले जैसा नहीं रहा। मालती का वो रहस्यमयी आकर्षण या शायद उसकी अलौकिक शक्तियों ने आमिर को अपने वश में कर लिया था। वो अब मालती की तरफदारी करने लगा था, रेखा की बातों पर शक करने लगा था। रेखा अब उस भयानक जगह पर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक तरफ यक्षिणी, दूसरी तरफ उसका अपना दोस्त जो अब दुश्मन जैसा था। खतरा चारों तरफ से उसे घेर रहा था। रेखा समझ गई कि अगर जिंदा निकलना है तो कुछ बहुत खतरनाक करना होगा। उसे मालती की शक्ति का स्रोत खत्म करना होगा। वो सांसों से भरी बोतलें, हताशा में और बचने की शायद आखिरी उम्मीद में उसने एक पत्थर उठाया और भागी पेड़ों के उस झुरमुट की तरफ। उसने पहली बोतल पर निशाना साधा, पत्थर लगा, बोतल टूटी
और उसके टूटते ही हवा में एक तेज दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे कोई कैद आत्मा आजाद हुई हो। रेखा रुकी नहीं, उसने दूसरी बोतल तोड़ी, फिर तीसरी। हर टूटती बोतल के साथ चीखों का शोर बढ़ता गया, हवा में जैसे दर्द और गुस्सा घुलने लगा। लेकिन बोतलों को तोड़ने का नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक निकला। जैसे ही कई बोतलें एक साथ टूटीं, उनसे निकली ऊर्जा शायद बेकाबू हो गई। जंगल की सूखी पत्तियों में अचानक चिंगारियां उठीं और देखते ही देखते आग भड़क उठी। लपटें तेजी से पेड़ों को घेरने लगीं। अब हवा में सिर्फ चीखें नहीं थीं, आग की चटकने की आवाजें और धुएं की घुटन भी थी। पूरा मंजर जैसे नरक बन गया हो। रेखा आग और चीखों के बीच फंसी हुई थी। तभी आग की लपटों के पीछे से मालती निकली। उसका चेहरा अब न बूढ़ा था न खूबसूरत, वो विकराल था। आंखों में दहकती नफरत, चेहरा गुस्से से लाल। अपनी सांसों के खजाने को यूं बर्बाद होता देख वो जैसे पागल हो गई। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी, उसमें एक गैर इंसानी ताकत थी, वहशत थी। वो चीखी और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। राक्षसी, तूने मेरी सांसें छीनी, तूने उन्हें आजाद किया। अब मेरी ये भटकती आत्मा तेरे खाली जिस्म में बसेगी। तू महसूस करेगी मेरा दर्द, मेरी प्यास। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक श्राप था जो सीधा रेखा के वजूद से टकराया। और ये श्राप ये कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। रेखा ने शायद उन कैद आत्माओं को मुक्ति दे दी, अनजाने में ही सही, पर इसकी कीमत। यक्षिणी का श्राप, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर बसेगी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आत्मा के ट्रांसफर का वजूद पर कब्जे का ऐलान था। तो क्या उन सांसों को आजाद करना रेखा की जीत थी, या ये यक्षिणी का ही कोई आखिरी सबसे भयानक जाल था? क्या वो श्राप सच हो सकता है? क्या एक इंसान का शरीर किसी और की आत्मा का घर बन सकता है? ये सवाल डर को और भी गहरा कर देते हैं। रात बीत गई, सुबह का धुंधल का छाया, जंगल की आग बुझ चुकी थी। पीछे रह गई थी जली हुई लकड़ियों की गंध, राख और एक भयानक मौत जैसी खामोशी। उस तबाही के बीच रेखा खड़ी थी, जिंदा। उसने उस रात की वहशत झेल ली थी, वो बच निकली थी। लेकिन जैसी वो कुछ कहना चाहती है, शायद आमिर को पुकारना चाहती है, उसके होंठ हिलते हैं, पर आवाज उसकी अपनी नहीं है। ये आवाज जानी पहचानी है, वही खनक, वही हल्का सा खिंचाव। ये मालती की आवाज है। रेखा के जिस्म से मालती की आवाज निकल रही है। वो पास पड़े शीशे के टूटे टुकड़े में अपना अक्स देखती है। चेहरा उसी का है, आंखें उसी की हैं, लेकिन अंदर अब वो नहीं है। कहानी का सबसे भयानक सच अब सामने था। रेखा जिंदा तो है, पर वो अब रेखा नहीं रही। यक्षिणी का श्राप सच हो गया था। मालती मरकर भी नहीं मरी, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। वो पुरानी कहावत अब अपना भयानक मतलब खोल रही थी, जो सुन लेता है वो खुद आवाज बन जाता है। रेखा ने न सिर्फ उन सांसों को सुना, उन्हें महसूस किया, उन्हें आजाद किया, और अंत में वो खुद मालती की आवाज उसकी आत्मा का नया घर बन गई। नीलिमा कॉटेज की कहानी खत्म नहीं हुई, बस किरदार बदल गया है। अब रेखा, या कहें कि रेखा के शरीर में कैद मालती, शायद अगली पूर्णिमा का इंतजार करेगी, अपनी खोई हुई सांसों को फिर से जमा करने के लिए। ये चक्र चलता रहेगा। ये अंत सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। ये उस डर की बात करता है जो मौत से भी बड़ा है, अपनी पहचान खो देने का डर, खुद वो चीज बन जाने का डर जिससे आप सबसे ज्यादा खौफ खाते थे। नीलिमा कॉटेज सिर्फ एक भुताहा जगह की कहानी नहीं है, ये कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र की कहानी है। यक्षिणी शायद कभी मरती ही नहीं, वो बस अपना शरीर बदल लेती है नए शिकार की तलाश में। रेखा, जो एक रहस्य को सुलझाने आई थी, एक कहानी को दुनिया तक लाने आई थी, वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गई, हमेशा के लिए। कहावत ने उसे सचमुच निगल लिया। तो ये थी नीलिमा कॉटेज की भयावह दास्तां। पेड़ों से आती वो रहस्यमयी सांसें, बोतलों में कैद जिंदगियां, एक रूप बदलने वाली यक्षिणी, और रेखा का वो अंत जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी एक ठंडी सिहरन छोड़ जाती है, एक सवाल छोड़ जाती है।
क्या वाकई कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने वाले अपनी पहचान खो देते हैं? और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि जब हम ऐसे अनजाने, अनदेखे या डरावने रहस्यों की खोज में निकलते हैं तो हम कब तक सिर्फ एक बाहरी दर्शक बने रहते हैं। कहाँ पर वो पतली सी रेखा टूट जाती है जब हम कहानी सुनने वाले से कहानी का हिस्सा बन जाते हैं? क्या होता है जब कहानी इतनी ताकतवर हो कि वो कहानी सुनाने वाले को ही अपनी गिरफ्त में ले ले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस खौफनाक सफर के बाद शायद सुनने वालों के जहन में भी घूम रहे होंगे। अगर आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, उनके पीछे छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम किसी और अनजाने, अनदेखे